हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बुक बाइट्स, जहां हम आपको पॉपुलर बुक्स के क्विक समरीज और इम्पोर्टेंट लेसन्स प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को पूरी तरह से बदल सकती है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कहनेमान। ये बुक आपको बताएगी कि कैसे आपके दिमाग में दो अलग सिस्टम्स काम करते हैं और किस तरह से ये आपकी डेली लाइफ और चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को बेटर समझना चाहते हैं और स्मार्टर डिसीजंस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। डैनियल कहनेमान की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो दो तरीके के सोचने की प्रक्रियाओं के बारे में है जो इंसान अपने रोजाना के फैसलों में यूज करता है। ये दो प्रक्रियाएं हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 इंच। सिस्टम 1 फास्ट, इंट्यूटिव और ऑटोमेटिक है, जबकि सिस्टम 2 स्लो, एनालिटिकल और कॉन्शियस होता है। पहले पार्ट में हम इन दोनों सिस्टम्स का एक्सप्लोरेशन करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये हमारे डिसीजंस और जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। चैप्टर 1 2 सिस्टम्स। कहनेमान ने सोचने के दो मेन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया। सिस्टम 1 ये फास्ट और ऑटोमेटिक होता है। ये बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के डिसीजंस लेता है, जैसे कोई नोन चेहरा देखकर तुरंत पहचान लेना या बिना सोच समझ के गाड़ी चलना। सिस्टम 2 ये स्लो, एफर्टफुल और कॉन्शियस होता है। ये सिस्टम टैब एक्टिवेट होता है जब हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है या जब हमें कोई ऐसे चीज का डिसीजन लेना होता है जिसमें एनालिसिस की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे सीधा सवाल पूछा जाए कि 2+2 क्या होता है, तो आपका सिस्टम एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स डी देगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि 17x24 कितना होगा, तब आपका सिस्टम 2 एक्टिवेट होगा क्योंकि इस सवाल का जवाब देने के लिए सोचने और कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 2 द बिजी एंड लेजी माइंड। ये चैप्टर सिस्टम 2 की खासियत को एक्सप्लेन करता है। कहनेमान कहते हैं कि सिस्टम 2 लेजी होता है। हम अक्सर फास्ट डिसीजन मेकिंग को प्रेफर करते हैं, इसलिए सिस्टम 1 हमारे ज़्यादातर डेली कामों में काम करता है। लेकिन जब हम कोई टफ डिसीजन या कुछ कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करते हैं, तब सिस्टम 2 को काम में लाना पड़ता है। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने बताया कि कैसे लोग डिफिकल्ट डिसीजंस लेने में लेजी हो सकते हैं और कैसे फास्ट और इंट्यूटिव जजमेंट्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं जो हमेशा सही नहीं होते। सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने में एनर्जी लगती है, इसलिए हम अक्सर अवॉइड करते हैं कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। अगर कोई डिसीजन जल्दी लेना होता है या अगर हम थके हुए होते हैं तो हम सिस्टम 1 पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। चैप्टर 3 कॉग्निटिव ईज। ये चैप्टर समझता है कि हमारी थिंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉग्निटिव ईज, जो टैब होता है जब हम कंफर्टेबल होते हैं और किसी चीज को एफर्टलेसली समझ पाते हैं। जब कॉग्निटिव ईज होता है तो सिस्टम 1 ज्यादा एक्टिव होता है और हम लेस क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। इसका मतलब है कि हम इजीली मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहनेमान कहते हैं कि जब हमारा दिमाग रिलैक्स्ड होता है, हम ज्यादा लाइकली होते हैं कि बिना क्वेश्चंस पूछे कोई भी चीज मान लें। लेकिन अगर हम स्ट्रेस्ड या अलर्ट होते हैं तो हम सिस्टम 2 को ज्यादा एंगेज करते हैं और डीपर थिंकिंग में चले जाते हैं। ये चैप्टर बताता है कि कैसे एनवायरनमेंट और मूड भी हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हमारा मूड अच्छा है तो हम जल्दी से जल्दी फास्ट डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन अगर हम थके हुए या स्ट्रेस्ड होते हैं तो स्लो थिंकिंग ज्यादा एक्टिव होती है। चैप्टर 4 एंकर्स एंड बायसेस। एंकरिंग एक कॉग्निटिव बायस है जो टैब होता है जब हम किसी पहली इंफॉर्मेशन या नंबर से इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो इररेलेवेंट क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का प्राइस गेस करने को बोला जाए और आपको पहले एक हाई प्राइस दिखाया गया हो, तो आपका गेस भी उसके आसपास होगा। ये इफेक्ट टैब भी होता है जब हम जानते हैं कि एंकर गलत या इररेलेवेंट है, FIR भी हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं।
एंकरिंग को अवॉइड करना मुश्किल होता है क्योंकि सिस्टम एक फास्ट है और वो एंकर को जल्दी से पिक कर लेता है। इस चैप्टर में कहनेमान ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एंकरिंग हमारे डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकती है और कैसे लोग अपने डिसीजंस को लॉजिकली रिवाइज करने के बजाय उस फर्स्ट इंप्रेशन पे ज्यादा भरोसा करते हैं जो एंकर के थ्रू सेट होता है। चैप्टर 5 प्राइमिंग। प्राइमिंग एक और साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें हमारी सोच या बिहेवियर पहले देखी या सुनी हुई इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस होती है। कहनेमान बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातें जैसे किसी शब्द का मेंशन या कोई विजुअल क्यू हमारे सबकॉन्शियस दिमाग को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपको किसी वर्ड लिस्ट में ओल्ड, रिटायर्ड, स्लो जैसे शब्द दिखाए जाए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमैटिकली स्लो और ओल्ड रिलेटेड थॉट्स को प्रोसेस करने लगता है। ये प्राइमिंग इफेक्ट है। ये चैप्टर दिखता है कि कैसे सिस्टम एक ऐसे क्यूज को इंस्टेंटली पिक करता है और हमारे फ्यूचर डिसीजंस या बिहेवियर को गाइड करता है। चैप्टर 6 द हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट एक और बायस है जो हमारी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करता है। जब हम किसी इंसान या चीज के बारे में एक पॉजिटिव या नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं तो हम उसके बाकी एट्रीब्यूट्स को भी उसी परसेप्शन के थ्रू देखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान स्मार्ट है तो आपको ऑटोमैटिकली लगने लगेगा कि वो इंसान हार्ड वर्किंग और कैपेबल भी होगा, चाहे आपने उस इंसान के बाकी एट्रीब्यूट्स को जज ना किया हो। कहनेमान बताते हैं कि सिस्टम एक जल्दी से कंक्लूजन्स बनाता है बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन और सिस्टम जब तक उसको चैलेंज नहीं करता तब तक वो बियासेस हमारी जजमेंट में अफेक्ट करते हैं। चैप्टर 7 सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एक तरीका है जिसमें हम कॉम्प्लिकेटेड सवाल के जवाब देने के बजाय उससे रिलेटेड एक सिंपल सवाल का जवाब देते हैं बिना कॉन्शियसली जाने कि हम ऐसा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने खुश हैं और आप ट्यूरेंट जवाब देते हैं बिना किसी डीप रिफ्लेक्शन के, तो आपने असल में इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। हो सकता है आपने अपने करंट मूड को बेस बनाया हो और एक सिंपल सवाल का जवाब दिया हो, जैसे आप अभी इस वक्त कैसे फील कर रहे हैं। सिस्टम एक अक्सर सब्स्टिट्यूशन का यूज करता है जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस या सिचुएशंस आती है ताकि फास्ट रिस्पॉन्स दिया जा सके। कहनेमान ने ये बताया कि हमारी डेली डिसीजन मेकिंग में फास्ट और स्लो थिंकिंग का क्या रोल होता है। सिस्टम एक जो फास्ट और इंट्यूटिव है हमारी बहुत सी एक्टिविटीज में डिफॉल्ट मोड होता है, लेकिन ये बियासेस और एरर्स से भरा होता है। दूसरी तरफ सिस्टम स्लो और एनालिटिकल है, लेकिन हम अक्सर इसे यूज करने में लेजी होते हैं। इस पार्ट में इन दोनों सिस्टम्स की डायनामिक्स को समझना जरूरी है ताकि हम अपने डिसीजंस और जजमेंट्स में थोड़ा और कॉशियस हो सके और अननेसेसरी बियासेस से बच सके। चैप्टर 8 हाउ जजमेंट्स हैपन। इस चैप्टर में कहनेमान एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे जजमेंट्स काफी ऑफन सिस्टम एक पे बेस्ड होते हैं जो क्विक शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स यूज करता है। ये शॉर्टकट्स हेल्प करते हैं हमारे दिमाग को जल्दी से फैसले लेने में, लेकिन अक्सर ये गलत या इनएक्यूरेट जजमेंट्स बनाने में लीड करते हैं। एक कॉमन ह्यूरिस्टिक है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जो टैब होता है जब हम किसी डिसीजन को लेने के लिए सिर्फ उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो आसानी से याद आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अक्सर न्यूज में प्लेन क्रैशेस देखते हैं तो हमें लगता है कि प्लेन से ट्रैवल करना डेंजरस है, जबकि स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग प्लेन्स बहुत सेफ होते हैं। ये ह्यूरिस्टिक हमारे जजमेंट्स को डिस्टॉर्ट करता है। चैप्टर 9 द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। इस चैप्टर में द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स को एक्सप्लेन किया गया है। हमारा दिमाग अक्सर स्मॉल सैंपल्स के बेसिस पे लार्ज कंक्लूजन्स निकल लेता है। कहनेमान दिखाते हैं कि जब हम स्मॉल सैंपल्स को जनरलाइज करते हैं तो हमें रॉन्ग पैटर्न्स या ट्रेंड्स दिखाई देने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्कूल में 10 स्टूडेंट्स में से 2 ने टॉप मार्क्स लाए हैं तो हम आसानी से ये अजम्पशन बना लेते हैं कि स्कूल का एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत हाई है,
जबकि ये एक रैंडम फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। सिस्टम एक स्मॉल नंबर्स से क्विकली कंक्लूजन्स निकलता है, जो अक्सर मिसलीडिंग होते हैं। चैप्टर 10 एंकरिंग रिविजिटेड। इस चैप्टर में एंकरिंग को और डिटेल में डिस्कस किया गया है। एंकरिंग सिर्फ एक नंबर या फर्स्ट इंप्रेशन से नहीं होती, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस पे डीपर इम्पैक्ट डालती है। जब हमारा माइंड किसी एक नंबर या इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस होता है, तो हमारी थिंकिंग ऑटोमैटिकली उसी के आसपास रिवॉल्व करने लगती है। कहनेमान कहते हैं कि एंकरिंग के इफेक्ट्स से बचा नहीं जा सकता, चाहे आपको पता भी हो कि आप एंकर्ड हो रहे हो। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपको बोला जाए कि एक कार की प्राइस $30,000 है और आपको उस प्राइस को एडजस्ट करना है, तो आपकी फाइनल जजमेंट $30,000 से हाई हेविली इन्फ्लुएंस होगी, चाहे आप उससे नीचे या ऊपर एडजस्ट करते हो। चैप्टर 11 ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ये चैप्टर एक और कॉग्निटिव बायस को कवर करता है, ओवर कॉन्फिडेंस। कहनेमान एक्सप्लेन करते हैं कि लोग अक्सर अपनी नॉलेज और एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हमारी कॉन्फिडेंस काफी बार फैक्ट्स के बजाय हमें मिलने वाली लिमिटेड या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और शॉर्ट टर्म सक्सेस देख रहा है, तो उससे लग सकता है कि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले रहा है। लेकिन अक्सर ये कॉन्फिडेंस अननेसेसरी रिस्क टेकिंग और बैड डिसीजंस में लीड करता है। हम अपने अजम्पशंस को रेयरली क्वेश्चन करते हैं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस हमारे जजमेंट्स को वीकन करता है। चैप्टर 12 द हाइंडसाइट बायस। हाइंडसाइट बायस का मतलब है कि पास्ट इवेंट्स को देखकर लगता है कि उनका रिजल्ट ऑब्वियस था, जबकि असली टाइम पे ये इतना ऑब्वियस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्पोर्ट्स टीम जीत जाती है, तो फैंस अक्सर कहते हैं कि मैंने तो पहले हाई प्रिडिक्ट कर लिया था, जबकि मैच के टाइम उनको असली आउटकम का पता नहीं होता। ये बायस हमारे एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करता है कि हम फ्यूचर आउटकम्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाइंडसाइट बायस हमारे डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करता है और हमसे ये गलत अजम्पशंस करवाता है कि हम एक्यूरेट और रैशनल डिसीजंस ले रहे हैं, जबकि रियलिटी में हम अक्सर अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं। चैप्टर 13 प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। कहनेमान और ट्वर्स्की की प्रॉस्पेक्ट थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि लोग डिसीजंस कैसे लेते हैं जब उन्हें रिस्क या अनसर्टेनिटी का सामना होता है। इस थ्योरी का एक मेजर कंपोनेंट है लॉस अवर्जन, जो बताता है कि लोग लॉसेस को गेन्स के म्यूकेबल ज्यादा इंटेंसली फील करते हैं। मतलब, अगर आपको $100 जीतना खुशी देता है, तो $100 खोना उससे ज्यादा दुख देता है। इसका एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेमिंग इफेक्ट। मतलब, अगर आपको एक रिस्क टेकिंग डिसीजन प्रेजेंट किया जाए, तो आपका डिसीजन कैसे चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे उस रिस्क को फ्रेम किया गया है। अगर एक ऑप्शन को लॉस के रूप में प्रेजेंट किया जाए, तो लोग रिस्कियर डिसीजंस लेने लगते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को गेन के तौर पर दिखाया जाए, तो लोग कंजर्वेटिव बन जाते हैं। चैप्टर 14 एंडोमेंट इफेक्ट। एंडोमेंट इफेक्ट एक बायस है जो बताता है कि लोग किसी चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं जब वो उनकी होती है, भले हाई उस चीज की रियल मार्केट वैल्यू उतनी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक पुराना फर्नीचर है, तो आपको लग सकता है कि उसकी वैल्यू मार्केट में जितनी है उससे ज्यादा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका है। कहनेमान कहते हैं कि हम अपनी चीजों से इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं, जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इरेशनल बना देती है। इस बायस काफी बार नेगोशिएशन या बिजनेस डील्स में देखने को मिलता है, जहां लोग अपने पोजेशंस या ऑफर्स की वैल्यू को ओवर एस्टिमेट करते हैं। चैप्टर 15 चॉइसेस एंड फ्रेमिंग। ये चैप्टर बताता है कि कैसे चॉइसेस को फ्रेम करने का तरीका डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपको एक डिसीजन पॉजिटिव रूप में दिखाया जाए, तो आप ज्यादा लाइकली है उस ऑप्शन को चूज करने के लिए, जबकि अगर वही डिसीजन नेगेटिव रूप में दिखाया जाए, तो आप रिस्कियर या डिफरेंट चॉइसेस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपको कहा जाए कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट से 90% पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन अगर वही ट्रीटमेंट आपको इस तरीके से दिखाया जाए कि 10% पेशेंट्स मर जाते हैं, तो आप ट्रीटमेंट को रिस्की समझने लगते हैं, चाहे दोनों फैक्ट्स एग्जैक्टली सेम हो। फ्रेमिंग एक पावरफुल टूल है जो हमारे परसेप्शन और डिसीजंस को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है, बिना इंफॉर्मेशन चेंज किए। चैप्टर 16 दी प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी बताता है कि लोग अक्सर अपने टास्क्स को कंप्लीट करने के लिए कम टाइम एस्टिमेट करते हैं और एक्चुअल डिफिकल्टीज या ऑब्स्टकल्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, तो आपको लग सकता है कि वो कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन असल में आप एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम लगाते हैं। कहनेमान कहते हैं कि हम ऑप्टिमिस्टिक होती है अपने प्लान्स के बारे में, और इसलिए हम अक्सर डिलेस और एक्स्ट्रा कॉस्ट्स को प्रॉपर्ली फैक्टर नहीं करते। ये बायस स्पेशली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स या बिजनेस प्लान्स में अफेक्ट करता है, जहां प्लानिंग फैलेसी लीड्स टू ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। चैप्टर 17 दी संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी टैब होता है जब हम अपने पास्ट इन्वेस्टमेंट्स के वजह से फ्यूचर डिसीजंस को अफेक्ट करने देते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स इरिकवरेबल हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी मूवी टिकट पे पैसे खर्च कर दिए हैं और आपको मूवी पसंद नहीं आ रही, फिर भी आप मूवी देखते रहेंगे क्योंकि आप सोच रहे होते हैं कि मैंने ऑलरेडी पैसे दिए हैं। कहनेमान कहते हैं कि रैशनल डिसीजन मेकिंग में हमें संक कॉस्ट्स को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉस्ट होते हैं। लेकिन हमारे इमोशनल अटैचमेंट और रिग्रेट की फीलिंग हमें लॉजिकली ऐसे डिसीजंस लेने नहीं देती। चैप्टर 18 दी नैरेटिव फैलेसी। नैरेटिव फैलेसी का मतलब है कि हम लोगों को या सिचुएशंस को सिंपल स्टोरीज के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, चाहे एक्चुअल रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स हो। हमारी नीड फॉर कोहेरेंस और अंडरस्टैंडिंग हमें गलत या ओवर सिंप्लीफाइड कंक्लूजन्स बनाने पे मजबूर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई सक्सेसफुल कंपनी का एनालिसिस किया जाता है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि कंपनी के फाउंडर्स स्मार्ट द या उनकी एक यूनिक स्ट्रैटेजी थी, जबकि असल में सक्सेस काफी रैंडम फैक्टर्स और लक से भी रिलेटेड होता है। नैरेटिव फैलेसी हमें अनसर्टेन सिचुएशंस को सिंप्लीफाई करने पे मजबूर करती है, जो काफी बार गलत होता है। इसमें हमने कॉग्निटिव बियासेस और ह्यूरिस्टिक्स के बारे में एक्सप्लोर किया, जो हमारे डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करते हैं। ये बियासेस हमारे बिहेवियर को इरेशनल बना सकते हैं और हमें अन डिसीजंस की तरफ धकेल सकते हैं, जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होते। कहनेमान का मैसेज क्लियर है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे दिमाग में काफी फ्लॉज होते हैं। इन बियासेस को समझना और इन्हें मैनेज करना हमें बेटर डिसीजन मेकर्स बना सकता है। चैप्टर 19 टू सेल्व्स। इस चैप्टर में कहनेमान एक और इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और द रिमेंबरिंग सेल्फ। हमारे डिसीजंस और लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफन हमें कैसे याद रहते हैं, इस पे बेस्ड होते हैं, ना कि कैसे वो एक्सपीरियंसेस असल में हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक वेकेशन एंजॉय की थी, लेकिन लास्ट डे पे कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, तो आपको पूरी वेकेशन का याद वो बुरा पार्ट रहेगा, इवन दो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने एंजॉय किया था। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लाइफ में डिसीजंस काफी बार रिमेंबरिंग सेल्फ के इन्फ्लुएंस में लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को डिस्टॉर्ट करता है। चैप्टर 20 थिंकिंग अबाउट लाइफ। ये चैप्टर एंड करता है बाय अप्लाइंग सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के कॉन्सेप्ट्स डेली लाइफ और डिसीजन मेकिंग पे। कहनेमान बताते हैं कि कैसे हमारी डिसीजंस काफी बार बियासेस और ह्यूरिस्टिक्स से इंपैक्ट होती है और कैसे हम इन पिटफॉल्स से बच सकते हैं। कहनेमान ये भी सजेस्ट करते हैं कि कंप्लीट रैशनल डिसीजन मेकिंग शायद इम्पॉसिबल हो, लेकिन इन कॉग्निटिव ट्रैप्स को समझना और उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करना जरूरी है। कंक्लूजन ऑफ द बुक। पूरी बुक में डैनियल कहनेमान ने हमें दिखाया कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है और हम कैसे अपनी डेली लाइफ और डिसीजन मेकिंग में गलतियां करते हैं।
बियासेस और ह्यूरिस्टिक्स का समझ हमें बेटर जजमेंट्स और डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। हम अपनी फास्ट थिंकिंग सिस्टम 1 को थोड़ा कंट्रोल करके और स्लो थिंकिंग सिस्टम 2 को ज़्यादा इन्वॉल्व करके अपने डिसीजंस को ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल बना सकते हैं। अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कहने मान कि ये बुक एक वैल्यूएबल गाइड है जो आपको अपने मेंटल हैबिट्स को पहचान कर उन्हें बेटर बनाने में मदद करती है। समरी की पॉइंट्स। सिस्टम 1 फास्ट इंट्यूटिव थिंकिंग प्रोन टू एरर्स एंड बियासेस। सिस्टम 2 स्लो डेलिबरेट थिंकिंग मोर रैशनल बट एफर्टफुल। ह्यूरिस्टिक्स shortcuts often lead to incorrect judgments. Common biases include overconfidence, loss aversion, anchoring, availability heuristic, and hindsight bias. Prospect theory log losses को ज़्यादा weightage देते हैं compared to gains. Framing effect decisions change depending on how question is framed. Two selves are remembering self influences long-term decisions more than the experiencing self. इस समरी के बाद थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का एसेंस क्लियर हो जाता है और अब आप इस बुक के कोर आइडियाज को समझ सकते हैं। कहने मान का काम हमें अपने दिमाग की हिडन प्रोसेसेस को रिवील करने में हेल्प करता है जो हमारी डेली लाइफ में डीपर इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की समरी। कहने मान हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारे फास्ट और स्लो थिंकिंग सिस्टम्स काम करते हैं और कैसे हमारे दिमाग की छुपी बियासेस हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। अगर आप अपनी लाइफ में स्मार्टर और रैशनल डिसीजंस लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए मस्ट रीड है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी बुक की समरी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बुक बाइट्स पे, जहां आपको मिलेगी और भी बुक्स की वैल्यूएबल इनसाइट्स।